ओके स्टूडेंट्स, एसवाई में सेम 3 स्टैट्स में नेगेटिव एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने रूल्स आपको बताए थे। मैं एक बार वापस से फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। ये रूल्स हैं, ये रूल्स आज भी आगे काम आएंगे। मीन की फॉर्मूला क्या होती है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? एन क्यू अपॉन पी। वेरियांस की फॉर्मूला एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर, और ये होती है मेन फॉर्मूला। ओके, नेगेटिव बाइनोमियल की ये मेन फॉर्मूला है। ओके, ये मेन फॉर्मूला याद हो जाएगी आपको तो बाकी सब कुछ इजी हो जाएगा। इसमें मेन फॉर्मूला में जो p है, ओके, यहाँ पे p रेज टू n में जो p है उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, n का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस एंड x का मतलब है नंबर ऑफ फेलियर। तो ये हमारा चल रहा था एग्जाम्पल 1। मेन इसमें एग्जाम्पल्स ही हैं जो मैंने आपको कल भी बताया। 5-6 एग्जाम्पल्स हैं, वो आप कर लो तो मतलब आप नेगेटिव बाइनोमियल का कोई भी सम उठा के कर सकते हो आराम से। तो एग्जाम्पल 1 मैंने करवाया था आपको, एग्जाम्पल 2 करवाया था। अब आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। फोटो मैंने डाल दी है आपकी स्क्रीन पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इज 1/2। मतलब जब हेड एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अ पर्सन टॉसेस अ कॉइन कंटिन्यूअसली, एक पर्सन जो है वो कॉइन टॉस करते ही जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स्थ हेड एट द 10th ट्रायल। अब यहाँ पे पहले तो एक इक्वेशन कॉपी करते हैं। इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं ताकि क्लियरली दिखे। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स्थ हेड एट 10th ट्रायल। अब आपको पता चल जाना चाहिए, अब तक तो 2-3 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, 2 एग्जाम्पल्स, उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 10th ट्रायल का मतलब क्या है और सिक्स्थ हेड का मतलब क्या है। यहाँ पे हेड्स के बारे में पूछा हुआ है कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे 10th ट्रायल में 6th टाइम पे हेड्स आए। ओके, मतलब ये जो है 10th ट्रायल, ये हमारा हमेशा n+x की वैल्यू होती है। ये जो 10th ट्रायल है, ओके, ये हमारी n+x की प्रोबेबिलिटी है, n+x की वैल्यू है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, n+x की वैल्यू है। मैं अगर रिवाइज कर रहा हूँ आपको फटाफट एक बार, तो एग्जाम्पल 2 में भी हर बार नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा कुछ दिया ही होगा। ओके, जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट 5th स्वीट मैंगो व्हेन ही टेस्ट 8th मैंगो। मतलब जब वो 8वां मैंगो टेस्ट करे तो उसमें से 5 मैंगोज जो है वो स्वीट निकले। एंड एग्जांपल 1 में भी ऐसा ही दिया हुआ था। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट 4th टाइम इन द 9th ट्रायल। तो ये आपको हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, हमेशा वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए होंगे। ओके, नेगेटिव बाइनोमियल में हमेशा जो टोटल ट्रायल्स है वो हमेशा दिए हुए होंगे। तो यहाँ पे वापस से अपने सम पे आ जाते हैं। अभी n+x की वैल्यू है 10। ओके, n की वैल्यू ये है, सिक्स्थ हेड चाहिए हमको तो ये n की वैल्यू है। ओके, n की वैल्यू है 6। x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं माइनस करके। तो 10 में से ये n की वैल्यू 6 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वैसे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी 1/2 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब टेल्स आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो इस सम में तो बेवकूफ का भी सम राइट ही होगा अगर वो बिना सोचे समझे पी और क्यू की वैल्यू ले लेगा। नॉर्मली आपको हमेशा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। ओके, आपको कौन सी चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में लेनी है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में हमको लेनी है हेड्स की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे p इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इक्वल्स टू 1/2। उसके बाद क्यू की वैल्यू हम हमेशा ऐसे माइनस करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं 1 - p। ओके, ये कर दोगे तो आपकी जो क्यू की प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। अगर आपको सपोज करो कभी क्यू की वैल्यू दी हुई है, सपोज करो आपको कभी क्यू की वैल्यू दी हुई है, आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे 1 में से क्यू माइनस कर दोगे तो आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वाइस वर्सा है।
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे फिलहाल तो सेम ही है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं Q इक्वल्स टू 1 माइनस पी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, एंड 1 माइनस 1/2 करोगे तो आपका आंसर 1/2 ही आएगा। तो अब जो मेन सारी वैल्यूज होती हैं, ओके, n प्लस एक्स, एन की वैल्यू, x की वैल्यू, ओके, यहाँ पे p की वैल्यू, मैं ऐसे सब लाइन सारी लिखता हूँ अच्छी तरह से, एंड p की वैल्यू के बाद जो q की वैल्यू है, तो जो सारी मेन वैल्यूज हैं हमेशा आपको सम के स्टार्टिंग में वही फाइंड करनी होती है, एंड वो फाइंड करना कोई ज़्यादा इतना हार्ड काम नहीं है, बहुत ईजी है। इसके बाद फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला के अंदर बस ये वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करनी है। तो मेन फॉर्मूला मैंने लिखी हुई है, ये मेरे को बार बार लिखनी नहीं है क्योंकि ये लिखने में मेरे कम से कम 10 मिनट गए थे जब मैंने पहली बार लिखी थी। स्टैट्स में थोड़ा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सब लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखी है, अब इस फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारी, फॉर्मूला पहले आप लिखोगे, उसके बाद p ऑफ 4x की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, उसके बाद यहाँ पे n प्लस एक्स, ओके, n प्लस एक्स की जगह पे n प्लस एक्स की वैल्यू 10 वो मैंने पुट कर दी, c n माइनस 1, तो n की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय p रेज टू n। ठीक है, p रेज टू n मतलब p की जो वैल्यू है 1/2, तो 1/2 रेज टू n। ओके, अब रेज टू n का मतलब है 6, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय q रेज टू x, तो q की वैल्यू भी इस सम में सेम ही है, p और q की वैल्यू 1/2 है, एंड रेज टू x, तो रेज टू x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके आगे स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 c, एंड यहाँ पे नीचे 6 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 5, 1 रेज टू 6, ये पहले मैं मिटा देता हूँ, चलो। ओके, अब 1 रेज टू 6 1 ही आएगा, 2 रेज टू 6 यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं, 2 रेज टू 6, 2 रेज टू 6 है 64 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू 4, तो 1 ही आएगा, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 है 16, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इस स्टेप के बाद आगे जो कॉम्बिनेशन की वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे 9c5 फाइंड करना है हमको, कॉम्बिनेशन। इसके लिए इस चैप्टर में बस एक ही चीज आपको पहले की 12th स्टैंडर्ड में जो आपने सीखी थी वो पता होनी चाहिए, वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आपको बस फाइंड करने आना चाहिए, नहीं आता है तो ध्यान से मैं हर सम में करके दिखा ही रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 या 3-4 सम्स कराने वाला हूँ इसके, क्योंकि पूरे चैप्टर में कॉम्बिनेशन तो है ही, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, ज्योमेट्रिक में भी है। कॉम्बिनेशन में जितने भी सम्स कराऊंगा मैं आराम से यहाँ पे साइड में डिटेल में आपको बताते जाऊंगा। सिंपल सा रूल है इसका, ट्रिक है इसकी सिंपल सी, ये n है, ये c है, बीच में नीचे r होता है, NCR होता है, n से लेकर r स्टेप्स, मतलब ये 9 से लेकर 5 स्टेप्स, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ओके, वो आपका सिंपल सी एक ट्रिक है। ठीक है, तो पहले 9 से लेकर 5 स्टेप्स, तो पहला स्टेप 9 मल्टीप्लाई बाय दूसरा स्टेप इसके पहले वाला नंबर 8, फिर तीसरा स्टेप 7, चौथा स्टेप 6, एंड पांचवा स्टेप 5। ओके, तो ये टोटल 9 से लेकर 5 स्टेप्स हो गए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इसका आंसर आया इतना। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड इसको किससे करना है, 5 के फैक्टोरियल से। 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर आ रहा है 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर आ रहा है 30। तो 15120 डिवाइड बाय 30 करके हमारा आंसर आ रहा है इतना, 504। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 504 मल्टीप्लाई बाय 1/64 मल्टीप्लाई बाय 1/60। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल कैलकुलेशन है उसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, बस जो भी है फटाफट डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 504 को आपको डिवाइड करना है 64 इंटू 16 के साथ। तो पहले 64 मल्टीप्लाई बाय 16, 64 इंटू 16 करके आ रहा है 1024। ऊपर तो सिर्फ 504 ही है,
तो 504 डिवाइड बाय 1024, तो ये इसका आंसर आ गया 0.49219। ओके, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.49। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। वैसे तो ये एग्जाम्पल है, पर फिर भी आपको लिखना तो चाहिए मेरे हिसाब से, लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल उसके बाद ये है कैलकुलेशन। ओके, मेन मैं यही बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज ही आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फॉर्मूला तो हर कोई रट्टा मार के ही जाएगा। मेन क्या है, वैल्यूज फाइंड करना। जिसको वैल्यूज फाइंड करनी आएगी उसका सम एक तरीके से हो गया, क्योंकि फिर तो वैल्यूज जो है वो सिर्फ सम में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन ही करनी है, इसमें कितना कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, पॉज करके लिखते रहना सब, ये मेन कैलकुलेशन पॉज करके लिख लेना। मैं जानबूझकर मैं बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग में लिख रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखे। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि सर आप लिखते हो तो क्लियरली इतना दिखता नहीं है, मैंने इसके लिए बड़ी राइटिंग कर दी कि भाई क्लियरली दिखे दूर से। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5 पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आगे तो चला गया, पर क्वेश्चन नंबर 3 में अभी मीन और वेरियांस जो है वो भी फाइंड करना बाकी है हमारा। तो मीन एंड वेरियांस फाइंड करते हैं। ओके, मैं भूल जाऊं इससे पहले ही सॉल्व कर देते हैं, थोड़ी नीचे स्पेस बना देते हैं। ओके, मीन और वेरियांस। तो मीन की फॉर्मूला होती है NQ अपॉन P, और यहाँ पे साइड में आप नीचे लिखोगे, मैं साइड में लिख रहा हूं, वेरियांस की फॉर्मूला NQ अपॉन P स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ नाम, मीन की जगह पे वेरियांस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में बोला हुआ था। ओके, ये भी क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वेरियांस की फॉर्मूला है। अब करना क्या है, करना सिर्फ इतना है। ओके, करना सिर्फ हमको इतना है कि यहाँ पे इस दोनों फॉर्मूला में जो NP और Q की वैल्यू है, NP और Q की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बस पुट कर देनी है, करना सिर्फ इतना है। ओके, तो यहाँ पे मीन एंड वेरियांस में NP और Q की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो N की वैल्यू ऊपर से एक बार फिर भी मैं चेक करूंगा। ठीक है, N की वैल्यू है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा N की जगह पे 6 मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू 1/2, एंड यहाँ पे डिवाइड में P की जगह पे भी 1/2। ठीक है, ध्यान दो, ये कैलकुलेशन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइड बाय 1/2। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। तो ये आपका सेकंड स्टेप है, 3 डिवाइड बाय 1/2। सिंपल बेसिक मैथ्स है। इसके बाद यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 1/2 है, ओके, 1 जो है वो नीचे ही रहेगा, 2 जो है वो ऊपर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो मीन का आंसर है वो आ जाएगा 3 2 जा 6। ओके, ये 1/2 डिवाइड में है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे को लगा नहीं था ये कभी मैं SY वालों को भी सिखाऊंगा, ठीक है, पर मैं अभी एक बार सिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 1/2 है, मतलब 3 डिवाइड बाय 1/2। ओके, तो 3 डिवाइड बाय 1/2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आप डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2/1 का आंसर क्या आएगा 6। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता है SY में आने के बाद भी, वैसे मेरे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है, तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, शायद आपको ये समझ में आए। तो दोनों मैंने बता दी, अभी फिलहाल आ जाते हैं वेरियांस के ऊपर। ओके, वेरियांस N मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय Q की जगह पे 1/2, एंड डिवाइड में इस बार P का स्क्वायर है।
ठीक है, p का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ओके, 1/2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, इसका आंसर आएगा 3, एंड डिवाइड में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। इसके बाद 4 जो है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 4। 3 × 4 का आंसर आएगा 12। ठीक है, तो ये वेरिएंस है और ये मीन है। दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड करने को बोली हुई है, मैंने हाईलाइट कर दी। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके ये भी लिख लेना। मैंने ऊपर का तो ये सम पॉज कर ही स्क्रॉल कर ही दिया है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 3 है। ओके, ये सम मैंने वापस से स्क्रॉल कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस भी बोला हुआ था, तो मैंने वो भी फाइंड कर दिया। आप नीचे नीचे ही सॉल्व करना, सब कुछ साइड बाय साइड नहीं करना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5 पे आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल 5 जैसा एक सम, या क्योंकि एग्जाम्पल में तो इस टाइप का सिर्फ एक ही सम दिया हुआ है, तो इस टाइप का एग्जाम्पल 5 के टाइप का एक और सम मैं खुद की तरफ से भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इज 0.6। एक पर्सन टारगेट को हिट कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ठीक है, एंड टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे माइनस करके। फिलहाल नहीं, आगे बढ़ते हैं, पहले मैं पूरा रीड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद he is to be given a prize when he hits the target for the fourth time। मतलब उसको प्राइज मिलेगा जब वो टारगेट को हिट करेगा। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है कि वो टारगेट को हिट कर देगा, तभी उसको प्राइज मिलेगा। तो यहाँ पे p इक्वल्स टू ही हिट्स द टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, उसकी मतलब Q की प्रोबेबिलिटी, ही डजंट हिट द टारगेट या ही विल नॉट हिट द टारगेट, उसकी प्रोबेबिलिटी हम 1 में से p की वैल्यू माइनस करके फाइंड करेंगे। मतलब 1 माइनस 0.6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। तो ये Q की वैल्यू आ गई। तो he will hit the target for the fourth time, find the probability that he will require more than 8 trials to obtain the prize। अब यहाँ पे n की वैल्यू तो आपको आराम से पता चल गई कि n की वैल्यू है 4th, कि वो 4 बार टारगेट को हिट करेगा, पर he will require more than 8 trials, मतलब वो 8 बार से ज्यादा ट्राई करेगा। अब नॉर्मली मैं सारे सम से एक बार वापस से स्क्रॉल करके आपको ये सम एंड बाकी के सम में क्या डिफरेंस है वो बताता हूं पहले। ओके, एग्जाम्पल 1 से हमने स्टार्ट किया था, एंड ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है कि ही विल हिट द टारगेट फोर्थ टाइम एट 9th ट्रायल। क्वेश्चन में एग्जैक्टली बताया हुआ है कि 9th ट्रायल पे वो फोर्थ टाइम हिट करेगा, क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है। फिर हमने सेकंड एग्जांपल किया, सेकंड एग्जांपल में भी क्लियरली बताया हुआ है दैट ही विल गेट 5th स्वीट मैंगो व्हेन ही टेस्ट 8th मैंगो। एग्जैक्टली बताया हुआ है व्हेन ही विल टेस्ट 8th मैंगो। उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो जस्ट अभी किया हमने, उसमें भी क्लियरली बताया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6th हेड एट द 10th ट्रायल। एग्जैक्टली बताया हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल 5 में आपको कैसे पता चलेगा कि ये सम अलग है, ऐसे पता चलेगा। यहाँ पे हमेशा लास्ट में ये वाली लाइन लिखी होगी, मोर देन 8 ट्रायल्स, मोर देन 10 ट्रायल्स। ओके, या ही विल टेस्ट मोर देन 10 मैंगोज। तो इस तरीके की जब लाइन लिखी होती है, अंडरलाइन भी टेक्स्ट बुक में किया हुआ है, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि किस टाइप का सम है, इस टाइप का जो मैं अभी कराने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्टली जो n+x की वैल्यू है, नॉर्मली जो n+x की वैल्यू एग्जैक्टली दी हुई होती है, वो नहीं दी हुई है। यहाँ पे n+x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है मोर देन 8 ट्रायल्स। अब मोर देन 8 ट्रायल्स मतलब कितना? मोर देन 8 तो 9 होता है, 10 होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इन्फिनिटी तक जाएगा। मोर देन 8 ट्रायल्स में कितने ट्रायल्स, वो यहाँ पे नहीं बताया हुआ है। तो इस टाइप की सम में हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पहले तो यहाँ पे जो साइन है वो लगा देता हूं मैं। मोर देन 8 ट्रायल्स बोला हुआ है, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला हुआ है मोर देन 8 ट्रायल्स,
अब मोर देन 8 ट्रायल्स का मतलब है या तो 9 या तो 9 से ज्यादा। मोर देन 8 ट्रायल्स, ओके। मोर देन 8 ट्रायल्स का मतलब क्या है? इक्वल्स टू 9 और मोर। या तो 9 होगा, 8 से ज्यादा है, या तो 9 होगा या तो उससे भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं जो साइन है वो लगा देता हूँ, यहाँ से मेरे को मिल जाए बस भगवान की दया से, ये रही। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, ये वाली लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे n प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से हमको x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है 4, वो सामने जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ पे x की आपकी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इस टाइप की है कुछ, कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अब इसकी आगे हम लोग मेन फॉर्मूला में कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अभी तो बहुत कुछ इसमें इस सब में मेरे को सिखाना बाकी है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ आपको। Probability that he will hit the target is 0.4. Probability that he will not hit the target is 0.4. Easy. N की वैल्यू that he will hit the target fourth time. N की वैल्यू 4 आराम से आ गई। He will require more than 8 trials. अब ये नॉर्मली n प्लस एक्स की वैल्यू होती है। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है कि वो 8 से ज्यादा ट्रायल्स में 4 बार हिट करेगा टारगेट को। अब मोर देन 8 ट्रायल्स का मतलब क्या होता है? या तो 9 ट्रायल्स या तो 9 से ज्यादा। 9, 10, 11, 12 वो डिपेंड करता है। ओके, मतलब n प्लस एक्स जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। या तो वो 9 हो सकता है या तो 9 से ज्यादा। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 9 में से फाइंड माइनस करके, तो ये x की वैल्यू भी आ गई हमारी कि x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। मतलब यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? p ऑफ 1 प्लस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 2 मिनट मेरे काम आएगा। ओके, यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? p ऑफ 1, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 एंड सो ऑन। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, या तो 5 या तो 5 से ज्यादा। अब इतनी सारी इन्फिनिट वैल्यूज तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो इसका जुगाड़ क्या है? ओके, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसका उपाय एक पुराने जमाने का रूल है। ओके, वो सिंपल रूल ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी, सारी वैल्यूज को प्लस करने के बाद प्रोबेबिलिटी की आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो हम ये तो फाइंड नहीं कर सकते p ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टिल इंफिनिटी, इतनी सारी वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम इन सारी वैल्यूज को, मतलब p ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 को 1 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 1 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो आ सकता है इस तरीके से। हमारा जो आंसर है, इस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है कि p ऑफ x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ओके, तो p ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 ये तो हम फाइंड नहीं कर सकते, पर 2 मिनट, मेरी मिस्टेक है, 2 मिनट, मेरी मिस्टेक, मैं खुद को पहले करेक्ट करता हूँ, ये स्टेप गलत है। हाँ, गलत है। ठीक है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है। ओके, ध्यान दो, यहाँ पे मैं वापस से समझा देता हूँ, वापस से मैं खुद को करेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका जो मीनिंग है वो करेक्ट
नहीं अज्यूम किया। ओके जो मैंने अभी समझाया वो सही है, पर यहाँ पे जस्ट जो वैल्यूज है वो चेंज होगी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है, तो मैंने यहाँ पे 1 से वैल्यू स्टार्ट की थी जो कि गलत है। ओके ध्यान दो, मैं अभी वापस से खुद को मैं करेक्ट कर देता हूँ, ध्यान से समझना। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है, या तो 5 या तो 5 से ज्यादा। तो मैंने 1 2 3 से स्टार्ट किया था, पर स्टार्ट करना था 5 से। ठीक है, p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया उससे ये हमको पता चला कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ओके x इज ग्रेटर देन या मोर देन एंड इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि या तो 5 या तो 5 से ज्यादा। मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं होगा, वो मेरी गलती है। ओके मैंने फटाफट तकर तकर में जल्दी जल्दी ऐसे लिख दिया। ओके मैं करेक्ट कर देता हूँ खुद को। यहाँ पे हमको p ऑफ 5 p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 से लेकर आगे वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद जो मैंने बोला वो सब सही है। ओके उसमें कोई गलती नहीं है। ओके तो हमको अभी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके हम कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे, बाकी की सारी वैल्यूज हम वन में से ये जो वैल्यूज हैं, ओके p ऑफ 5 इससे पहले वाली वैल्यूज, ओके यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, p ऑफ 5 p ऑफ 6 और p ऑफ 7 से पहले जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे और हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। मतलब p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4। ओके इससे पहले कि ये 1 2 3 4 5 प्रोबेबिलिटीज हैं, p ऑफ 5 6 7 से पहले वाली जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, 5 प्रोबेबिलिटीज हैं, ये हम फाइंड करेंगे, इनका टोटल करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। तो जो बाकी की सारी प्रोबेबिलिटीज हैं वो अपने आप, उसका जो टोटल है वो अपने आप फाइंड हो जाएगा। फिलहाल इस लेक्चर में तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये मैं सॉल्व करना अभी स्टार्ट करूं। फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे मैं रखता हूँ। कल वाले लेक्चर में एक बार वापस से रिवाइज तो मैं ऑब्वियसली कराऊंगा ये कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले। पर फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।